क्या तुम थोड़ी सी भी दया नहीं दिखा सकते थे? वो पंक्ति क्रिस्टोफर नोलन की बहुप्रतीक्षित फिल्म द ओडिसी के रूपांतरण का सार है, जो वास्तव में अपने दायरे में बहुत बड़ी है और साथ ही कई बार भावनात्मक रूप से भी बेहद मार्मिक है। होमर की मौलिक महाकाव्य कविता को एक लेंस के रूप में उपयोग करते हुए युद्ध, पीटीएसडी और इस सवाल के बारे में एक आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक सबक पेश करना कि ओडिसी के अस्तित्व में आने के लगभग 3000 साल बाद भी हमें इन चीजों से क्यों निपटना। नोलन की कृति प्रभावशाली और अक्सर साहसिक होती है। दुर्भाग्यवश कहानी कहने के तरीके में भी यह कभी कभी चूक जाता है और दिखाई देता है कि लगभग 3 घंटे की अवधि के बावजूद अक्सर जल्दबाजी में लगता है कि नतीजा ये है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखना जरूरी है। हालांकि कभी कभी ये निराशाजनक भी हो सकती है, लेकिन इसमें संगीत के जरिए कुछ शानदार पल भी देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं कैसी है ये मूवी। 10वीं में आपने पढ़ा होगा, ओडिसी के कम से कम पहले कुछ अध्याय पढ़े होंगे, उन्हें कहानी पता होनी चाहिए, लेकिन एक संक्षिप्त रूप में मैं बताती हूँ। मैट डेमन ने ओडिसियस की भूमिका निभाई है, जो एक राजा, योद्धा, पति और पिता है जो लगभग 20 वर्षों से अपने गृह द्वीप इथाका से लापता है। यूनानी राजाओं के राजा एगमनन द्वारा बुलाए जाने के बाद उसे प्राचीन पौराणिक ग्रीस के लिए फेंक दिया गया। कहानी को कालानुक्रमिक क्रम से नहीं बताया गया है। आखिर ये नोलन की फिल्म है, लेकिन ये भी सच है कि होमर ने ऐसा पहले किया था। ओडिसियस की पत्नी पेनेलोप, जिसका किरदार एनी हाथवे ने निभाया है, और उनका बेटा टेलीमोकस का, जो अब युवावस्था की दहलीज पर है, जिसका किरदार टॉम हॉलैंड ने निभाया है, घर पर इस चिंता में डूबे रहते हैं कि क्या उनका राजा कभी वापस लौटेगा। यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें हैं। रॉबर्ट पैटिंसन द्वारा अभिनीत एंटीनस के नेतृत्व में लालची और बेहद ही असभ्य दूल्हों ने ओडिसियस के घर पर अतिक्रमण कर लिया और उसकी संपत्ति और उसकी पत्नी के लिए होड़ मचा दी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे पहले भी फिल्म में दिखाया जा चुका है, हालांकि कभी भी बहुत सफल नहीं रहा। 2024 में आई द रिटर्न, जिसमें रॉल्फ क्रिएन्स ने अभिनय किया है, बहुत अच्छी है, लेकिन बात यह है कि होमर की रचना के केवल अंतिम भाग को ही दर्शाती है और नोलन शायद अपरिहार्य रूप से मूल कविता में कुछ बदलाव करते हैं जो होमर के प्रशंसकों को परेशान कर सकते हैं। यहाँ कुछ अंश बदलते हैं, वहाँ कहानी के धागों को संकुचित करते हैं और भी सारी चीजें हैं। ग्रीक पौराणिक कृतियों से तत्व जोड़ते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी मूल कविता के कुछ सबसे प्रतिष्ठित क्षणों को भी हटा देते हैं। हालांकि ओडिसियस की पूरी कहानी को बिना काट छांट किए हुए प्रदर्शित करना और इस कृति की भावना के अनुरूप कुछ तत्वों को अलग अलग किए बिना एक फीचर फिल्म में रूपांतरित करने का कोई तरीका नहीं है। और वैसे भी जो हाई स्कूल में तीसरे अध्याय से आगे नहीं बढ़ पाए, उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। वैसे नोलन की फिल्म के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक हॉरर तत्व है, जिन्हें वो ओडिसियस और उसके आदमियों के अत्यधिक एपिसोड कारनामों में शामिल करते हैं। ट्रोजन युद्ध के बाद घर लौटने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन बार बार दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। उदाहरण के लिए साइक्लोप्स के साथ मुठभेड़ और दृश्य प्रभाव के माध्यम से हासिल किया गया था, लेकिन जिसका प्रदर्शन महान विल इरबिन द्वारा निर्देशित किया गया था, एक आंख वाले राक्षस और ओडिसियस के बीच के अधिकांश संवाद को हटा देता है। लेकिन इसके स्थान पर निर्देशक एक प्रकार का अस्तित्व भय पैदा कर देता है, क्योंकि ये वस्तु अपने दिन प्रतिदिन के कामों में लगी रहती है, जैसे कि जागना, भेड़ों को चराना, ओडिसियस के आदमियों को खाना और अगले दिन फिर से यही सब करना करके पहले सो जाना। यही चीजें दिखाई गई हैं। उस राक्षस की भयावह बनावट और अलौकिक ध्वनि संरचना को डरावनेपन को और बढ़ा देती है, जिसकी वजह से साइक्लोप्स की आम इंसान से कहीं ऊंचे स्तर पर विद्यमान प्रतीत होता है। यही सब होता है, वो उन पर हमला नहीं कर रहा होता है, उसे चालक दल की स्थिति का शायद ही एहसास होता है, जैसा कि चींटियों से बात करने की कोशिश नहीं करते तो ये जानवर हमसे बात करने की कोशिश क्यों करेगा। मुझे लगता है कि ये सो रहा है। पाताल लोक की यात्रा को शानदार ढंग से साकार किया गया है, यहाँ जहां ओडिसियस का सामना उन लोगों से होता है जो उसके आदेश के तहत मारे गए हैं, और यही ओडिसियस के लिए असली समस्या है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में उसकी चालों के कारण कितने लोग मारे गए हैं, जिसकी वजह से एक और यादगार भयानक क्षण तब आता है जब समांथा मार्टन की चुड़ैल सर्सी ओडिसियस के आदमियों को सुअरों में बदल देती है।
उन्हें अपने नंगे हाथों से रिक वेकर शैली में आकार देती है और दर्शाती है, और ये सब चीज़ देखना पड़ता है। युद्ध मनुष्य पर क्या प्रभाव डालता है, इस विषयगत पड़ताल को रेखांकित करता है। मनुष्य युद्ध क्यों करता है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। नोलन की फिल्म मेकिंग का एक नेक्स्ट लेवल आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि डंकर या टीनट या इंटरस्टेलर की तरह, इंसेप्शन की तरह इस मूवी को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया। अब इसको हिस्टोरिक बोलो या माइथोलॉजिकल, ये अपनी स्टोरी लाइन को बड़े ही सिंपल तरीके से समझाती है। इंग्लिश में ही देख लो या फिर जैसा भी मर्जी देख लो, आप नोलन लेवल इंग्लिश समझ में आएगी कि नहीं, बट लेकिन स्टिल मैं इस मूवी को हिंदी डब में ज़रूर देखूंगी, क्योंकि मुझे तो अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको रामायण महाभारत के रेफरेंस भी मिल जाएंगे, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। आप देख सकते हो, बस ध्यान से देखना मूवी। जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे, आपको थोड़ी सी लंबी फील होगी, लेकिन आपको मज़ा पूरा देने वाली है। स्टोरी को समझने के हिसाब से जितना टाइम लग सकता है वो पूरा लेते हैं, इसलिए मूवी भी 3 घंटे की है, जो आपका पेशेंस ज़रूर टेस्ट करती है। ओडिसियस कौन था, वो मतलब ट्रोजन वॉर में क्यों गया, कैसे गया, ये सब आपको जानना पड़ेगा। लेकिन इमोशनल बाइंडिंग्स भी बहुत अच्छे से शोकेस करती है ये मूवी। एंड सिर्फ कूल बनने के लिए ये मूवी नहीं देखनी है, या फिर कूल बनने के लिए आपको इसका रिव्यू नहीं दे रही हूँ मैं। मेरे को बार बार ऐसा लग रहा था कि नोलन इस बार क्या करेंगे, क्या मास एंटरटेन करेंगे, क्या स्टोरी लाइन होगी। हाँ, अपने इंडियन फिल्म्स की तरह इसमें कोई हीरो ऐसा स्लो मोशन में नहीं आता है, या फिर फाइट करते हुए उड़ उड़ के लोगों को नहीं मारता, या सेक्सुअली किसी को भी हैरेस नहीं करता है, या लव एंगल नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वो लोग वहीं तक सीमित हैं। इस फिल्म का अपना एक अलग मज़ा है, जो वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, म्यूजिक धीरे धीरे करके अपना अपना ऐसा एक इम्पैक्ट छोड़ता है ना, मतलब कमाल है। सभी एक्टर्स ने अपना बहुत अच्छा दमदार तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है। सबसे बढ़िया तो मैट डीमन ही लगे हैं मुझे। हर एक इमोशन जिस तरह से इम्पैक्ट किया है ना उनके ज़रिए, मतलब बहुत अच्छा फील लगा मुझे। और लेकिन ओवरऑल स्टिल आई लव दिस प्रेजेंटेशन। मैं मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, और मेरी तरफ से मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार ज़रूर दूंगी। आप इस मूवी को देखने जा रहे हो या आपने देख ली है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने शुरुआत की वीडियो में थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, जिसमें थोड़ी शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। अगर आपको वो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आगे मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊंगी।